हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कशिश यादव और आज मैं आपको सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 31 समझाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो देखो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म मीन्स द डिवोशन और लव टूवर्ड्स द नेशन, यानी कि हमारा जो प्यार है हमारी नेशन की तरफ, मतलब भाईचारे की भावना और इकट्ठे मिलजुल कर रहना, हमारे देश के प्रति हमारा प्रेम, ठीक है, वो सब उसको बोलते हैं हम नेशनलिज्म। ठीक है, अब ये यूरोप में कैसे आया उसकी बात करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाय फ्रेडरिक सोर्यू। अब फ्रेडरिक सोर्यू के हिसाब से ये नेशनलिज्म का आइडिया कैसे आया देखते हैं। In 1848, the Frederic Soreau, a French artist, prepared a series of prints visualizing his dream of a world made of democratic and social republics, as he called them. अच्छा, इन 1848 में क्या हुआ था, एक फ्रेडरिक सोर्यू जो है एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, अपने जो एक वर्ल्ड का वो जो ड्रीम देखते थे, वो वर्ल्ड ऐसा था कि उसमें वो ना डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स था। ठीक है, एक ऐसे वर्ल्ड का सपना देखते थे और जिसका सपना देखते थे ना, उन्होंने उसी का प्रिंट किया है, एक सीरीज़ बनाई है प्रिंट की। ठीक है, आगे देखते हैं। द फर्स्ट प्रिंट शोज़ द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। ये जो हमें पिक्चर दे रखी है, आई मीन टू से फर्स्ट प्रिंट दे रखा है उनका, ये रहा ये ऊपर। ठीक है, द फर्स्ट प्रिंट शोज़ द, इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें जो है लोग हैं किसके, यूरोप के और अमेरिका के और यूरोप के लोग हैं, मैन और वुमेन हैं, हर उम्र के हैं, मतलब अलग अलग एजेस के हैं और सोशल क्लासेस के। ठीक है, ये सब लोग क्या करें, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। अब ये लोग क्या करें, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मार्चिंग कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, एक लाइन बनाकर मार्चिंग कर रहे हैं, ना लॉन्ग ट्रेन टाइप की बना रखी है इन्होंने, और ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, यानी कि उसके पास की मतलब उसके पास जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टैचू बेयर्स द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर। अच्छा, ये जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसमें क्या है कि इसके एक हाथ में जो है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट ले रखी है, यानी कि ज्ञान की रोशनी इसको हम बोल सकते हैं, मे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ज्ञान की रोशनी ही ले रखी है, मान लीजिए आप। टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान बोलते हैं, एनलाइटनमेंट यानी कि नॉलेज। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर। अच्छा, और दूसरे हाथ में उन्होंने क्या ले रखा है, आम जनता यानी कि आदमियों के अधिकार, मैन के राइट्स, यानी कि हम लोगों के राइट्स ले रखे हैं दूसरे हाथ में। ठीक है, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। उनके सामने एब्सोल्यूटिस्ट जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं उनके रिमेन्स। ठीक है, अब इधर देखते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एंड नेशनलिज्म। अब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं और नेशनलिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। पहला क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का, पहला क्लियर एक्सप्रेशन मतलब पहली भावना कब देखने को मिली थी हमें, उसके साथ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही, मतलब जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही समझ लीजिए कि 1789 में, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ साथ ही हमें देखने को मिली थी नेशनलिज्म की भावना। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली बार देखने को मिली थी ये तब। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ French led to the transfer of sovereignty from the monarch to a body of French citizens. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि पीपल बिकेम द रियल रूलर बिकॉज द डेमोक्रेसी वॉज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, अब क्या होता है, डेमोक्रेसी बन चुकी थी तो लोग जो थे रियल रूलर बने थे। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं। तब फ्रांस जो है ना,
फ्रांस की डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन। और ये भी एक मोटिव था उस रिवॉल्यूशन का कि रियल पावर और वेल्थ है किसी की देश की, यानी कि लोग जो हैं वही रियल पावर और वेल्थ हैं किसी भी देश का। अगर हम देखें तो किसी भी कंट्री में देखा जाए तो रियल पावर और वेल्थ जो हैं नॉर्मल लोग ही हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, नॉर्मल लोग ही हैं, यानी कि हम आम जनता। यहाँ नेशनलिज्म यूरोप में स्टार्ट हुआ था आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में। आगे देखते हैं आगे हम पढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। तो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे यूरोप में चेंज आते हैं। ऑल स्ट्रगल्स टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी, टूवर्ड्स द इक्वालिटी एंड टूवर्ड्स द फ्रीडम। सभी स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, सभी कोशिश करना शुरू करते हैं। दे वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वो लोग क्या होते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत इंस्पायर हुए थे। द एंड रिजल्ट ऑफ these changes was the emergence of the nation state in place of multinational dynastic empires of Europe। ठीक है, और उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं कि एक तो नंबर ऑफ़ नेशन स्टेट्स वर फॉर्म्ड इन द यूरोप। काफ़ी सारे नेशन स्टेट्स बनते हैं यूरोप में, है ना। और फिर आगे देखते हैं। अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स came to develop a sense of identity and shared history or descent। अच्छा, अब ये स्टेट किस बेस पर बनते थे? वहाँ या तो एक भाषा थी जिसने उनको जोड़ा हुआ था, या एक कल्चर, या एक हिस्ट्री, या फिर कोई जोग्राफिकल एरिया जो सेम था। ठीक है, उसके थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं। रीजन्स फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हम इसके रीज़न्स जानते हैं। नेशनलिज्म का जो राइज़ हुआ यूरोप में, उसके रीज़न्स क्या थे। ठीक है, तो पहला है हमारे पास एब्सोल्यूटिज्म। तो ठीक है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म प्लेज एन क्रूशियल रोल इन नेशनलिज्म, आई मीन टू से फॉर दिस नेशनलिज्म। इस नेशनलिज्म के राइज़ के लिए और एब्सोल्यूटिज्म जो है बहुत ही मेन एकदम क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, पहली बार लोगों ने जाना था कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे है स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज़, यानी कि भाईचारे की भावना का बढ़ना। ठीक है, ये सब। और स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इससे उनको बहुत जोश मिला कि येस वी ऑल्सो नीड टू हैव वन नेशनलिज्म। ठीक है, इससे उन लोगों को और जोश बढ़ा उनका। ठीक है, आगे है रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। रोल ऑफ मिडिल क्लास में वो आते थे, जैसे कि एजुकेटेड मिडिल क्लास में जैसे कि लॉयर, ट्रेडर और टीचर वगैरह। ठीक है, ये सब लोग आते थे। फिर बहुत क्रूशियल रोल था इनका भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, बिकॉज ये लोग जो थे लीडर्स थे। ठीक है, सो आई होप कि आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू।